हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 13 नाभिक न्यूक्लियाई के VVI मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सभी क्लास 12 के सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब इस वीडियो के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आरंभ किया जाए। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट, जिसे AMU या U संकेत से सूचित किया जाता है, बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU या U बराबर होता है विकल्प A 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, B 1.66 इंटू 10 टू द पावर 27 kg, C 1.66 इंटू 10 टू द पावर -17 kg तथा D विकल्प D 1.66 इंटू 10 टू द पावर 17 kg। तो सही विकल्प है A। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU 1 AMU या 1U बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी AMU पर ही, परमाणु द्रव्यमान मात्रक से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें वह ऊर्जा 1 AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य होगा उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 AMU अर्थात 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा है विकल्प A 190 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B 139 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV, C 931 MeV तथा D 913 MeV। तो विकल्प C इसमें सही है। 1 AMU ऊर्जा 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विकल्प C इसमें सही है। एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में OMR सीट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें C विकल्प इसमें सही है। इस प्रश्न में तो C विकल्प के सर्किल को ब्लू पेन या ब्लैक पेन से पूर्णतः भर देना होगा, पूर्णतः कलर्ड कर देना होगा। तो 1 AMU 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² से प्राप्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ZX कैपिटल X जो कि किसी तत्व के नाभिक को निरूपित करता है, तो कैपिटल X और नीचे में Z है जो परमाणु संख्या को निरूपित करता है, उस तत्व का, नाभिक के तत्व की परमाणु संख्या को निरूपित करता है, तथा A ऊपर में है। तो X कैपिटल X नीचे में Z ऊपर में A, तो XZA नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है विकल्प A प्लस Z, विकल्प B A माइनस Z, विकल्प C A गुना Z, विकल्प D A बटा Z, A अपॉन Z। इसमें विकल्प B सही है, A माइनस Z। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे प्रायः सभी स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में, 12th स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो XZA नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या बराबर होती है, Z परमाणु संख्या का संकेत है जो बराबर होती है नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के, या नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो A माइनस Z न्यूट्रॉनों की संख्या होगी जिस नाभिक का संकेत है X, नीचे में Z, ऊपर में A। जैसे कि अगर सोडियम तत्व के नाभिक पर विचार किया जाए, जिसके Na जिसका संकेत होगा Na और नीचे में होगा 11 परमाणु संख्या और 23 द्रव्यमान संख्या, तो उसमें कितनी हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z 23 माइनस 11 दैट इज 12। तो सोडियम में क्या होगा, सोडियम
परमाणु के नाभिक में या सोडियम तत्व के नाभिक में नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 23 माइनस 11। द्रव्यमान संख्या सोडियम का A इजकल टू 23, परमाणु संख्या Z इजकल टू 11। 23 माइनस 11 बराबर 12। न्यूट्रॉनों की संख्या सोडियम नाभिक में के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होगी। इसी ढंग से एक और उदाहरण लिया जाए। गोल्ड नाभिक, गोल्ड सोना, संकेत Au होता है, तो Au और उसकी परमाणु संख्या होती है गोल्ड की 79 और द्रव्यमान संख्या होती है 197। तो गोल्ड नाभिक में दैट इज Au 79 197 में, अर्थात गोल्ड नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसे A माइनस जेड सूत्र है न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए। A है 197 और Z गोल्ड का 79। तो A माइनस जेड के हेल्प से मैंने 197 में गोल्ड का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 197 और परमाणु संख्या Z होती है कितनी? 79। तो गोल्ड नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस जेड, अर्थात 197 माइनस A इजकल टू 197, Z इजकल टू 79, दैट इज दोनों का जो डिफरेंस होगा 118। तो गोल्ड नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 118। तो एग्जाम में अगर ये संकेत के रूप में दिया है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, तो संकेत के रूप में है XZA नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो सूत्र हो गया A माइनस जेड। लेकिन अगर किसी तत्व को ही अगर यहाँ पर दे दिया जाए इसके बदले में, तत्व के नाभिक को ही, और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, तो आसानी से इस फार्मूला से A माइनस जेड इजकल टू N न्यूट्रॉनों की संख्या, इस सूत्र से न्यूट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित, उस नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नाभिक का घनत्व होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो नाभिक का घनत्व होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, विकल्प ए है 2.29 इंटू 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब, बी है 2.29 इंटू 10⁻⁷ kg पर मीटर क्यूब, सी है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, और डी है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसमें सही विकल्प होगा सी। नाभिक का घनत्व होता है, किसी भी तत्व के नाभिक का घनत्व का ऑर्डर जो होता है, क्रम, वह मान कितना होता है? 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब होता है, या किलोग्राम मीटर -3। और यह काफ़ी उच्च घनत्व है नाभिक का, जो कि केवल न्यूट्रॉन तारे के घनत्व, इसके न्यूट्रॉन तारे ही का घनत्व ही इस नाभिक के घनत्व के बराबर हो सकता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 5, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। विकल्प ए है फोटोन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है, इसे भी 12वीं बोर्ड की स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है, विकल्प सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बीटा किरणों से ही संबंधित है, रिलेटेड है। बीटा रेज या बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, मतलब अपने पाथ से, अपना जो पूर्व पथ है उससे मुड़ जाना, उसको विक्षेपित होना कहा जाएगा। तो बीटा किरणें विक्षेपित, डिफ्लेक्टेड होती हैं। विकल्प ए है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, विकल्प बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, विकल्प सी है केवल वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डी है चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र दोनों में, मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। तो विकल्प डी सही है। बीटा किरणें, बीटा रेज चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, इन बोथ विक्षेपित होती हैं। तो विकल्प डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7, और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे बोर्ड की परीक्षा, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में भी इसे 2 बार पूछा जा चुका है अब तक 10 सालों के अंदर। जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाता है, उसे कहा जाता है ए औसत आयु, बी अर्धायु, सी आवर्तकाल, डी क्षय नियतांक। तो जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ का नमूना, सैंपल अपने प्रारंभिक अमाउंट का
अपने प्रारंभिक मान का, जितनी उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ में जितनी परमाणुओं की संख्या है वह परिमाण हो गया, उसका आधा हो जाता है तो उसे कहा जाता है अर्धायु काल, उसे अर्धायु कहा जाता है। तो विकल्प बी सही है, अर्धायु कहा जाएगा। जितने समय में कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाता है उसे अर्धायु, हाफ लाइफ कहा जाता है। तो यह प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर अर्धायु है, जो विकल्प बी है। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो अर्थात रेडियो सक्रिय विघटन या रेडियो सक्रिय क्षय के लिए निम्न में कौन संबंध सही है? विकल्प ए n = n0 e⁻λt, बी n = कैपिटल N बराबर n0 e⁻−λt, सी n बराबर n0 e⁻2λt तथा डी n बराबर n0 e⁻−2λt। जहाँ n t समय के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ के नमूने में बचे परमाणुओं की संख्या है, जबकि n0 प्रारंभ में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के नमूने में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। लैम्डा क्षय नियतांक है, डी के कांस्टेंट, तथा स्मॉल t समय है। तो रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो सक्रिय क्षय के लिए निम्न में से संबंध सही है n = n0 e⁻−λt। समय के साथ चरघातांकी ढंग से किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के नमूने में उपस्थित परमाणुओं की संख्या घटती है, चरघातांकी ढंग से, एक्सपोनेंशियल ढंग से, इसलिए यहाँ एक्सपोनेंशियल e⁻- है। इसका मतलब है कि चरघातांकी ढंग से समय के साथ किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नमूने में उपस्थित परमाणुओं की संख्या घटती है, जिसे चरघातांकी, रेडियो सक्रियता का चरघातांकी नियम भी कहा जाता है। तो विकल्प बी सही है, n बराबर n0 e⁻−λt। और इस संबंध पर आधारित आंकिक प्रश्न भी बोर्ड परीक्षाओं में, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रायः 2 अंक के या 3 अंक के, बहुत सारे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 3 अंक के भी लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो इस फार्मूला पर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? विकल्प ए है अर्धायु t½ = औसत आयु, जैसा औसत आयु का संकेत TA होता है, स्मॉल t सफिक्स में a। बी अर्धायु = 2 × औसत आयु, सी अर्धायु = 1.6931 × औसत आयु तथा डी अर्धायु बराबर 0.6931 × औसत आयु। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा संबंध सही है? तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। t½ होता है अर्धायु काल, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के नमूने का, सैंपल का हाफ लाइफ 0. अर्धायु काल तथा क्षय नियतांक में संबंध होता है। यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, इसे भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न से दोनों, मतलब अर्धायु तथा औसत आयु में संबंध से t½ तथा इस सूत्र का उपयोग करने से अर्धायु काल, रेडियो सक्रिय तत्व के नमूने का अर्धायु काल, रेडियो सक्रिय तत्व का, किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्धायु काल तथा क्षय नियतांक के बीच संबंध से संबंधित अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है तो उसका भी उत्तर हो जाएगा। तो t½ = अर्धायु काल 0.6931 बटा क्षय नियतांक लैम्डा होता है, जबकि औसत आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध होता है। यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि औसत आयु तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु और क्षय नियतांक में संबंध है। इससे भी प्रायः बोर्ड की 12वीं बोर्ड की स्टेट्स बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वह संबंध है TA = 1/λ। एक और इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस फार्मूला से, मतलब एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर हो सकता है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन दोनों सूत्रों से t½ = 0.6931 बटा लैम्डा और t औसत आयु रेडियो सक्रिय पदार्थ का = 1/क्षय नियतांक 1/λ, जहाँ लैम्डा क्षय नियतांक है। तो अब यहाँ पर t½ के लिए, t½ का संबंध
क्षय नियतांक के अर्धायु काल तथा क्षय नियतांक के बीच संबंध है टी हाफ इक्वल टू 0.6931 बटा लेमडा, और औसत आयु रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह टी ए इक्वल टू 1 बाई लेमडा। तो यहाँ पर 0.6931 गुने 1 बाई लेमडा है, तो 1 बाई लेमडा के जगह पर टी ए लिखा जा सकता है, टी ए। तो यहाँ पर अब इसका उत्तर मिल गया हमारे इस प्रश्न का, 0.6931 गुना 1 बाई लेमडा भी है इसमें टी हाफ के सूत्र में, तो 1 बाई लेमडा की जगह कितना लिख देंगे, टी ए का मतलब औसत आयु रेडियो सक्रिय पदार्थ का। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, रिलेशन अर्धायु काल तथा औसत आयु में टी हाफ इक्वल टू 0.6931 गुने औसत आयु या औसत काल टी ए। तो इसमें दिए गए प्रश्न संख्या 9 में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प कौन हुआ, डी हुआ, अर्धायु इक्वल टू जिसका संकेत टी हाफ है इक्वल टू 0.6931 गुने औसत आयु। तो टी ए यहाँ पर क्या है, औसत आयु है, जिसका सूत्र होता है क्षय नियतांक से संबंध 1 बाई लेमडा। तो यहाँ पर टी हाफ इक्वल टू 0.6931 बाई लेमडा है, तो 1 बाई लेमडा की जगह टी ए रख दिया गया, मतलब औसत आयु रख दिया गया, इसलिए अर्धायु बराबर रेडियो सक्रिय तत्व का अर्धायु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। विकल्प डी यहाँ सही है इस प्रश्न में। और एक प्रश्न से 3 प्रश्न रिलेटेड है, अर्धायु काल और रेडियो सक्रिय तत्व का अर्धायु काल और क्षय नियतांक में संबंध होता है। यह भी 4 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन सही होगा, टी हाफ इक्वल टू 0.6931 बाई लेमडा, तथा औसत आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध है टी ए इक्वल टू 1 बाई लेमडा। यह भी एक प्रश्न हो सकता है, टी ए इक्वल टू 1 बाई लेमडा। दूसरा विकल्प हो सकता है टी ए इक्वल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर, फिर टी ए हो सकता है 1 बाई लेमडा क्यू, इनमें से कोई नहीं चौथा विकल्प। तो सही विकल्प टी ए इक्वल टू 1 बाई लेमडा, औसत आयु रेडियो सक्रिय पदार्थ का और क्षय नियतांक के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 10, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने से परमाणु संख्या कितना से घटता है। विकल्प ए है 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 तथा विकल्प डी 4। तो किसी नाभिक से, रेडियो सक्रिय नाभिक से एक अल्फा कण के उत्सर्जित होने से परमाणु संख्या में 2 से कमी होती है, परमाणु संख्या 2 से घट जाता है। अगर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिक को, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92, 235 या 236 भी होता है, उसे लिया जाए, तो अगर एक अल्फा कण निकलेगा तो उसकी परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। तो जो नया तत्व होगा वह 92 से 2 घट गया, 90 वाला होगा, जो कि थोरियम है। तो अगर यूरेनियम को व्यक्त किया जाए नाभिक को, यूरेनियम 92, 234 भी हो सकता है यूरेनियम में, तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से नया जो तत्व होगा वह थोरियम होगा, जिसकी परमाणु संख्या 90 होगी, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, तो द्रव्यमान संख्या 230 हो जाएगा। तो यूरेनियम 92, 234 से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से, एक अल्फा कण के क्षय से जो नया तत्व होगा, जो डाउटर एलिमेंट होगा, तो उसकी परमाणु संख्या 2 से घट जाएगी, तथा द्रव्यमान संख्या में यूरेनियम के मुकाबले, द्रव्यमान माने जो ओरिजिनल तत्व है पेरेंट एलिमेंट, उसके मुकाबले, पितृ तत्व के मुकाबले द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी हो जाएगी डाउटर एलिमेंट में, तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी, तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। तो यूरेनियम 92, 234 अगर है उससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो नया तत्व डाउटर एलिमेंट, मातृ तत्व कौन होगा, मातृ तत्व होगा, डाउटर एलिमेंट होगा थोरियम, जिसकी परमाणु संख्या 90 तथा द्रव्यमान संख्या 230। तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से नए तत्व की परमाणु संख्या या उस ओरिजिनल जो नाभिक है उसकी परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। यहाँ प्रश्न केवल नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने से परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो 2 से घटता है, विकल्प बी सही है। यदि होता कि द्रव्यमान संख्या, नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने से द्रव्यमान संख्या कितना से घटता है उस नाभिक का, तो 4 से होता, तो 4 होता, लेकिन यहाँ पर केवल परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो 2 से घटता है। मैंने एग्जाम्पल सहित इसे बताया, एक्सप्लेन किया। अब हो सकता है कि प्रश्न में किसी बोर्ड में पूछ दे कि रेडियो सक्रिय नाभिक से एक बीटा कण के उत्सर्जन से, एक बीटा माइनस कण के उत्सर्जन से, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से, बीटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण कहा जाता है। तो
किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक बीटा कण के उत्सर्जन से उसकी परमाणु संख्या में कितना परिवर्तन होगा। परमाणु संख्या, तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक बीटा कण के उत्सर्जन से, एक बीटा माइनस कण के उत्सर्जन से उसकी परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है। मतलब परमाणु संख्या अगर Z है रेडियो सक्रिय तत्व का, तो जो नया तत्व होगा डाउटर एलिमेंट, उसकी परमाणु संख्या Z+1 हो जाएगी। लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ए में कोई परिवर्तन, कैपिटल ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से गामा कण का उत्सर्जन होता है, गामा किरण का या गामा पार्टिकल का, तो न तो उसकी परमाणु संख्या में और न ही द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है। लेकिन वह जैसे जैसे गामा कण का रेडिएशन होगा तो वह जो ओरिजिनल नाभिक है, जो प्रारंभिक नाभिक है रेडियो सक्रिय, वह धीरे धीरे उसकी ऊर्जा घटती जाती है। वह धीरे धीरे अस्थायित्व से अस्थायी की ओर बढ़ने लगता है। तो अगर बीटा कण भी आए तो बीटा कण से के उत्सर्जन से परमाणु संख्या यहाँ तो है कि परमाणु संख्या कितना से घटता है, उसमें पूछे कि परमाणु संख्या कितना से बढ़ता है, तो 1 से बढ़ जाता है। द्रव्यमान संख्या कितना से बढ़ता है, तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्न नाभिकों में सबसे अधिक अस्थायी कौन है। विकल्प ए है 2He4 हीलियम, बी 6C12, सी ऑक्सीजन O816 तथा Fe26 तथा 56। इन सभी नाभिकों में बराबर बराबर है, मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो ऐसे तत्व ऐसे नाभिक अन्य नाभिकों के मुकाबले ज़्यादा अस्थायी होते हैं, जिनके नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो या सम संख्या के रूप में हो उसमें। तो इनमें से प्रत्येक तत्व, जिसमें चारों विकल्प में से प्रत्येक का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अन्य नाभिकों, उनके निकटवर्ती अन्य नाभिकों की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन प्रश्न है कि निम्न नाभिकों में सबसे अधिक अस्थायी कौन सा है। तो इसमें आयरन Fe26 परमाणु संख्या तथा 56 द्रव्यमान संख्या। तो Fe आयरन का संकेत है, लोहा का 26 परमाणु संख्या है और 56 द्रव्यमान संख्या। इसकी बंधन ऊर्जा, मतलब लोहा Fe आयरन का जो नाभिक दिया है Fe26 56 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान सबसे अधिक होता है। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान जिस नाभिक का सबसे अधिक होगा वह सबसे अधिक अस्थायी होगा। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। लोहा सबसे अधिक अस्थायी है, Fe26 56 दिए गए चारों विकल्प में। हालांकि सभी अस्थायी हैं, इनमें से सभी का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अपने निकटवर्ती नाभिकों की अपेक्षा अधिक है। सभी इनमें से अस्थायी हैं, लेकिन सबसे अधिक अस्थायी आयरन है Fe26 56। बिहार बोर्ड की 12 बोर्ड की परीक्षा में BACB में पूछा गया था निम्न नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, विकल्प यही थे। तो उसमें हीलियम 2He4 का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान सबसे कम होता है। इसलिए इसी विकल्प को, अगर इसी प्रश्न को अगर सबसे कम निम्न नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, जो कि बिहार बोर्ड में भी पूछा गया था 2020 की परीक्षा में, जहाँ तक मुझे याद है, तो इसमें निम्न नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, तो उसमें विकल्प ए सही होता 2He4। हीलियम का 2He4 अर्थात हीलियम का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान दिए गए चारों विकल्पों में के नाभिकों में सबसे कम है। इसलिए इन चारों में हीलियम 2He4 सबसे कम अस्थायी है। लेकिन यहाँ प्रश्न सबसे अस्थायी का है, तो 26 Fe56 होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया बिहार बोर्ड की परीक्षा में यह पूछा गया कि 12 की परीक्षा में कि निम्न नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, तो उसके लिए विकल्प सही होगा विकल्प ए 2He4। तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है, अधिक अस्थायी है या कम अस्थायी है, तो दोनों के बारे में मैंने जानकारी दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मौलिक कण नहीं है। विकल्प है ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा कण तथा डी इलेक्ट्रॉन। तो मौलिक कणों की संख्या 3, मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, 3 मौलिक कण हैं। लेकिन इसमें से न्यूट्रॉन भी मौलिक कण है, प्रोटॉन भी मौलिक कण है, विकल्प बी है, विकल्प डी इलेक्ट्रॉन भी मौलिक कण है।
तो केवल विकल्प सी अल्फा कण ही इन तीनों के कैटेगरी में नहीं है। तीनों मौलिक कणों में से अल्फा कण ही एक अलग है विकल्प, इसलिए विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सा मौलिक कण नहीं है? तो अल्फा कण, विकल्प सी सही है। अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। अन्य सभी मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, जो कि बाकी 3 विकल्पों में उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैथोड किरणें होती हैं? ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी फोटॉन। फोटॉन तो आवेश रहित कण है। और कैथोड किरणें एक निर्वातित नली, विसर्जन नली के कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। अर्थात कैथोड किरणों का जो नेचर है वह ऋणात्मक है, और इलेक्ट्रॉन का भी नेचर क्या है? ऋणात्मक है। तो कैथोड किरणें क्या हैं? वास्तव में कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन ही हैं, जो कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर गमन करती हैं किसी विसर्जन नली में। अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसकी भेदनशीलता सबसे अधिक है? ए एक्स किरणें, बी गामा किरणें, सी कैथोड किरणें तथा डी अल्फा किरणें। सबसे अधिक भेदनशीलता होती है गामा किरणों की। गामा किरणों की भेदनशीलता सबसे अधिक होती है। यहाँ तक कि गामा किरणें 30 सेंटीमीटर मोटी धातु के चदरे को भी 30 सेंटीमीटर मोटी धातु के चदरे को भी आसानी से पार कर जाती हैं। तो गामा किरणों की भेदनशीलता सबसे अधिक होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर के लिए भी उसमें भी इस प्रश्न को शामिल किया जा सकता है। उस प्रश्न से संबंधित भी यह प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्योंकि गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, एक्स किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, कैथोड किरणें और अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें तो इसमें कौन सी इनमें से विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो इसी चारों विकल्पों में से, एक्स किरण में से, गामा किरण में से, कैथोड किरण में से, अल्फा किरण में से गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। केवल गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। तथा यहाँ तो एक्स किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो एक्स किरण की जगह अगर यहाँ पर कैथोड किरण है, अल्फा किरण है, अगर कैथोड की एक्स किरण की जगह अगर कैथोड किरणें हैं तो कैथोड किरणें तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो इस विकल्प में दोनों एक्स किरण तथा गामा किरणें दोनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगर एक्स किरण नहीं रहता तो केवल गामा किरण होता, तो गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती, या गामा किरणें नहीं होती तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत वो भी आती हैं। तो चूँकि इसमें जो भी प्रश्न डिस्कस किया जा रहा है तो एक विकल्प ही सही है, तो इसमें अगर ए विकल्प को हटा दें, हम बी विकल्प को ही रखें, और तो उसमें गामा किरणें ए विकल्प में अगर गामा किरण कर दिया जाए, बी विकल्प में कैथोड किरणें, सी विकल्प में अल्फा किरणें तथा डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर गामा किरणें होगा। या बी विकल्प को हटा दें गामा किरणों, तो एक्स किरण, कैथोड किरण, अल्फा किरणें, तो इनमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन होगी? एक्स किरणें होंगी। तो सबसे अधिक भेदनशीलता हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बी गामा किरणों की होगी, तो विकल्प बी सही है। अब इस वीडियो का जो कि VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें डिस्कस किया जा रहा है उत्तर सहित, और उन उत्तरों की सटीक व्याख्या के साथ, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम प्रश्न जो लिया जा रहा है इस वीडियो का। ए नाभिकीय विखंडन, सूर्य के ऊर्जा का कारण है ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी गैसों का जलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिस प्रक्रिया में दो बहुत छोटे छोटे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या कैपिटल A 9 से कम हो, तो वे आपस में संयोजित होकर एक बड़े नाभिक का, अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य में भी क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, अपार भंडार है, पोटेशियम है, सभी इतना ताप है कि वेपोराइज हो चुके हैं। तो सूर्य की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर ही आधारित है।
अब एक प्रश्न हो सकता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित है, वह भी एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है। तो नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें एक भारी नाभिक को तीव्रगामी न्यूट्रॉन की सहायता से बमबारी कराकर टकराकर अपेक्षाकृत दो छोटे छोटे नाभिक प्राप्त किए जाते हैं तथा कुछ न्यूट्रॉन भी उसमें मुक्त होते हैं। जैसे यूरेनियम का विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन के द्वारा, तीव्रगामी न्यूट्रॉन के द्वारा, तो उससे 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं तथा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा भी मुक्त होती है तथा यूरेनियम अपेक्षाकृत 2 छोटे छोटे नाभिकों अपेक्षाकृत 2 छोटे मध्यवर्ती तत्वों में विभक्त हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर भी ये नाभिकीय विखंडन की घटना पर ही आधारित है, जिसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के द्वारा नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया नाभिकीय विखंडन कराई जाती है नाभिकीय रिएक्टर में, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इसी प्रश्न के साथ, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है, विकल्प बी सही है। तो इस चैप्टर में और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वीडियो को मैंने परीक्षा को देखते हुए, चूंकि परीक्षाएं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं निकट हैं, तो इसको देखते हुए केवल VVI अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि विद्यार्थियों पर कम बोझ पड़े और कम मेहनत में कम लेबर कर अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अब प्रश्न नाभिकीय बल पर भी हो सकता है कि नाभिकीय बल किस तरह का बल है, संरक्षी बल है, असंरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुम्बकीय बल है। तो नाभिकीय बल असंरक्षी बल है, या असंरक्षी दे करके उसके जगह विनिमय होता, एक्सचेंज फोर्स, तो एक्सचेंज फोर्स भी है, विनिमय फोर्स है, जिसमें मेसन के विनिमय से न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच मेसन्स के एक्सचेंज होने से नाभिकीय बल की उत्पत्ति होती है, जो युकावा थ्योरी है उसके अनुसार। नाभिकीय बल आवेश रहित भी होता है, दे सकता है, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है कि नाभिकीय बल का नेचर कैसा हो सकता है, स्वभाव कैसा है, आवेश रहित है, आवेश सहित है, आवेश होता है, नहीं होता है। तो नाभिकीय बल आवेश रहित होते हैं। प्रोटॉन के बीच में भी जो धन आवेशित कण है उसके बीच में नाभिक के अंदर नाभिकीय बल काम करता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, एक धन आवेशित कण प्रोटॉन है तथा न्यूट्रॉन अनावेशित है, उसके बीच में भी नाभिकीय बल कार्य करता है। और न्यूट्रॉन के बीच में भी मेसन की उपस्थिति में, क्योंकि नाभिकीय बल जैसा मैंने बताया विनिमय बल है, एक्सचेंज फोर्स है, जिसमें पाई मेसन के एक्सचेंज होने से प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, तो इसके कारण नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, जो कि केवल नाभिक के आकार तक ही सीमित है। सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है। लेकिन नाभिकीय बल क्या होता है, वह आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगर करता तो न्यूट्रॉन के बीच में भी आकर्षण बल क्रियाशील नहीं होता। तो इसलिए नाभिकीय बल चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। और नाभिकीय बल विनिमय बल है, एक्सचेंज फोर्स है, जो कि असंरक्षी नेचर का होता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इस प्रकार जो कुल मिला के 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो VVI प्रश्न जो ज़्यादातर 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। उसके अलावा भी मैंने कुछ प्रश्नों को मौखिक रूप से भी डिस्कस किया, उसे भी आप लोग नोट कर तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब इतने प्रश्नों को तैयार करने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी बोर्ड की 12वीं बोर्ड की स्टेट बोर्ड की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं दे सकते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूट सकते हैं। तो
वस्तुनिष्ठ प्रश्न को की वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो किसी भी टॉपिक से बन सकता है, उसकी संख्या तो बहुत हो सकती है, लेकिन उसमें से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर में, परीक्षाओं के नज़दीक होने से या परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे इस वीडियो में किया गया। और जल्द ही मैं अब 2 चैप्टर बचे हैं, केवल 14 तथा 15, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार व्यवस्था, जो कि 12वीं 12th फर्स्ट टेस्ट बोर्ड्स की परीक्षाओं में के सिलेबस में शामिल हैं। CBSE के सिलेबस में तो चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले ही हटाया जा चुका है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में 12th फर्स्ट टेस्ट बोर्ड्स की परीक्षाओं में अभी भी संचार व्यवस्था भी प्रश्न है। तो बहुत जल्द मैं अगला चैप्टर को भी, जो 2 चैप्टर्स बचे हैं 12 फिजिक्स के बुक के सेकेंड बुक में, उसको भी मैं जल्द ही डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।